हेलो एवरीवन, स्टडी विथ वैशेषिक में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था मुग़ल साम्राज्य के पतन के बारे में, जिसको हम लोगों ने समाप्त कर लिया था। तो हम लोग आज आधुनिक भारत के इतिहास को उसके आगे का टॉपिक देखेंगे, जो है आपका व्यापारिक कंपनियों के मध्य संघर्ष। आज का टॉपिक क्या रहेगा? व्यापारिक कंपनियों के मध्य संघर्ष। असल में ये जो टॉपिक है वो आपका उससे रिलेटेड है। जब यूरोपियन कंपनी जब भारत में आई थी, तो जैसे आपके पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं, अंग्रेज़ वगैरह आते हैं, तो उनके जो मध्य जैसे युद्ध वगैरह तो होता रहता है, लेकिन जो अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच हमको संघर्ष एक अच्छा खासा देखने को मिलता है व्यापार को लेके, और आगे उनका जो यहाँ पे जो शासन होता है उसको लेके संघर्ष अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो ये टॉपिक आपका उसी से रिलेटेड है, और इस युद्ध का प्रभाव भारत के कुछ रियासत राज्य वगैरह पर भी पड़ता है। तो ये टॉपिक उसी से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपका पहला हो जाएगा वो होगा प्रथम कर्नाटक युद्ध, जिसको आप लोग प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड रहेगा आपका, ये कब से कब तक होगा? 1746 से लेकर 1748 तक। देखिए, अक्सर यहाँ से ज़्यादा डीप क्वेश्चन आता नहीं है। अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है कि जो ये युद्ध वगैरह था वहाँ से पूछता है कि कोई जैसे इम्पोर्टेंट संधि होता है जिस कारण से युद्ध ये समाप्त होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ज़्यादा इससे डीप क्वेश्चन आता नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, मतलब फिक्स रहता है यहाँ से आना। 90% क्वेश्चन यहीं से इसी टाइप से आते हैं। तो जो पहला युद्ध आपका, जैसा मैंने बताया कि प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध या फिर कर्नाटक युद्ध, वो आपका 1746 से लेकर 1748 तक होगा। ठीक है, और इस युद्ध का जो कारण होता है, इस युद्ध का कारण होता है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए। इसका कारण क्या रहता है? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ, इंपॉर्टेंट है कि कौन सा आंग्ल कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी से संबंधित था। तो आपका प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, ध्यान रखना इसको। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह जो युद्ध था, यह सेंट थॉमी के युद्ध के लिए स्मरणीय माना जाता है इस युद्ध को। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि कौन सा आंग्ल कर्नाटक युद्ध सेंट थॉमी के युद्ध के लिए स्मरणीय था। तो ये था प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध। तो अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका परिणाम क्या होता है इस युद्ध का। अब इस युद्ध ने भारतीय नरेशों की दुर्बलता को प्रकट कर दिया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस युद्ध ने भारतीय नरेशों की दुर्बलता को प्रकट कर दिया था। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो एकदम ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, कि इसमें एक संधि होगी आपकी, जिसका नाम है एला सपाल की संधि, और ये 1748 में होगा, जिसके तहत यह प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एला सपाल की संधि के तहत 1748 में प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध आपका समाप्त हो जाएगा। ये आपका इम्पॉर्टेंट है। तो ये थे प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध से इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखते हैं। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे आपका है द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध या फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध, दोनों नाम से भी बोल सकते हैं इसको। और इसका जो टाइम पीरियड चलेगा आपका वो 1749 से लेकर 1754 तक चलेगा। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है, जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है, कर्नाटक तथा हैदराबाद के आंतरिक मामले में विवाद के कारण यह युद्ध हुआ। इस युद्ध का कारण क्या था कि कर्नाटक और हैदराबाद के मामले में आंतरिक विवाद हो जाती है, जिस कारण से यह युद्ध की शुरुआत होती है। तो ऐसा पूछ सकता है कि कौन सा आंग्ल कर्नाटक युद्ध कर्नाटक तथा हैदराबाद के आंतरिक मामलों के विवाद से संबंधित था। तो आपका वो हो जाएगा द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, ये हो जाएगा इसका।
अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए क्या होता है इस युद्ध में। इसमें जो होता है अक्सर में, देखिए ये जो युद्ध यहाँ पे चल रहे हैं इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच चल रहे हैं, जिसमें थोड़ा आपको प्रभाव भारत के कुछ रियासतों पर भी देखने को मिलेगा। ये जो आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये इससे संबंधित है। अब इसमें देखिए क्या होगा, जो कर्नाटक वाला जो क्षेत्र रहेगा, ठीक है, जो कर्नाटक वाला आपका क्षेत्र रहेगा वो अंग्रेजों के पक्ष में जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है कि कर्नाटक अंग्रेजों मतलब ब्रिटिश कंपनी का वर्चस्व, मतलब यहाँ पे ब्रिटिश कंपनियों का वर्चस्व स्थापित होगा कर्नाटक वाले क्षेत्र में। और जो आपका जो हैदराबाद वाला जो क्षेत्र रहेगा वहाँ फ्रांसीसियों की सत्ता स्थापित होगी। हैदराबाद में फ्रांसीसी कंपनियों का वर्चस्व है, एक ही बात है दोनों। फ्रांसीसी कंपनियों का वर्चस्व कहाँ स्थापित होगा? हैदराबाद में, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कर्नाटक किसके पक्ष में जाता है और हैदराबाद किसके पक्ष में जाता है। आप समझ गए होंगे यहाँ से, कर्नाटक अंग्रेजों के पक्ष में रहता है और आपका हैदराबाद फ्रांसीसियों के पक्ष में चला जाता है। तो ये था द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में। और ये जो युद्ध है ये आपका पांडिचेरी संधि के तहत समाप्त होगा, जो आपका 1755 में देखने को मिलेगा। पांडिचेरी की संधि आपको 1755 में के तहत यह युद्ध मतलब द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध आपका समाप्त हो जाएगा। तो ये अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा पूछता है कि पांडिचेरी की संधि किस आंग्ल कर्नाटक युद्ध में हुई थी। तो ऑप्शन में देगा प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, या तृतीय या चतुर्थ आंग्ल कर्नाटक युद्ध। तो आपका आंसर हो जाएगा द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि होती है। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि अंबुर का युद्ध। अंबुर का युद्ध आपका 1749 में होगा। यह युद्ध आपका किससे संबंधित रहेगा? द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध से। अगला पॉइंट आपको ये याद रखना है, ऐसा पूछता है कि अंबुर का युद्ध किस आंग्ल कर्नाटक युद्ध में हुआ था। तो आपका द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में होता है, जो आपका 1749 में होता है। अब अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, इस युद्ध का परिणाम अनिर्णित रहता है, मतलब इसका कुछ निर्णायक मतलब कुछ रिजल्ट नहीं आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है परिणाम अनिर्णायक रहा। जो द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध का जो रिजल्ट निकल के आया वो अनिर्णायक रहा, ठीक ना। अब आइए तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध देखते हैं हम लोग। ये आखिरी आंग्ल कर्नाटक युद्ध रहेगा, तृतीय कर्नाटक युद्ध, जिसको आंग्ल कर्नाटक युद्ध भी बोलेंगे, तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, या अंतिम और तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध है आपका। इसका जो टाइम पीरियड रहेगा आपका वो 1756 से लेकर 1763 तक रहेगा। 1756 से लेकर 1763 तक रहेगा। और इस युद्ध का कारण क्या बनता है? देखिए ये युद्ध वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है हम लोग इसको लास्ट में अभी यहाँ पर देखेंगे, चौथे नंबर पॉइंट में। इस युद्ध का कारण क्या रहता है? यूरोप में ब्रिटेन एवं फ्रांस के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो जाता है। यह इस युद्ध का कारण बनता है। तो ऐसा कई बार पूछा हुआ है कि सप्तवर्षीय युद्ध का संबंध किस आंग्ल कर्नाटक युद्ध से है। तो आपका तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है यहाँ पे कि सप्तवर्षीय युद्ध किससे संबंधित है, तो तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध से। अब एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लड़ाई होगी, यही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, मैंने शायद चौथा नंबर बता दिया, ये पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले मतलब इसे तो 4 वीडियो पीछे वाले में बताया था मैंने कि एक युद्ध देखने को मिलता है हमें 1760 में, जो होता है वांडीवास का युद्ध। जब मैंने यूरोपियन कंपनियों का आगमन के बारे में बताया तो मैंने आपको वांडीवास युद्ध के बारे में बताया था। तो 1760 में आपका एक युद्ध होगा जो होगा वांडीवास का युद्ध, जिसमें क्या होगा, फ्रांसीसी सत्ता भारत में समाप्त हो जाएगी। और ये किसके बीच होता है? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच होता है, जिसमें अंग्रेज जीतते हैं और फ्रांसीसी आपके हार जाते हैं। तो ये एक ऐसा युद्ध रहता है जो मतलब ये डिसाइड करने वाला था कि असल में भारत में किसकी सत्ता रहेगी, अंग्रेज़ों की रहेगी या फ्रांसीसियों की। और सिर्फ यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना या फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना
से ही यह युद्ध नहीं, मतलब इसका सिर्फ प्रभाव यहाँ तक ही नहीं था, इसका ना पूरे विश्व के इतिहास में भी देखने को जैसे मिलता है कि ये डिसाइड कर देते कि अंग्रेजी साम्राज्य रहेगी या फ्रांसीसी साम्राज्य। तो ये मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से था उस टाइम रिलेटेड, जिसका इफेक्ट आपको भारत में भी देखने को मिला था। तो इसीलिए यह युद्ध इम्पॉर्टेंट है, और तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध आपका इम्पॉर्टेंट है। तो वांडीवास का युद्ध आपका किस में होता है? तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में होगा, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ेंगे, जिसमें अंग्रेज की जीत होगी, मतलब ब्रिटिशर्स की जीत होगी, और फ्रांसीसियों की हार हो जाएगी। और इसमें क्या होगा कि फ्रांसीसी सत्ता भारत में समाप्त हो जाएगी, मतलब फ्रांसीसी जो रहेंगे भारत छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। पूरी तरह से तो नहीं छोड़ते, लेकिन मेजर पोर्शन इन लोग का चला जाता है यहाँ से। तो ये होता है, ब्रिटिशर्स आ जाते हैं यहाँ पे ज़्यादातर। अगला इम्पॉर्टेंट है आपका 1763 में। 1763 के तहत क्या होता है कि पेरिस की संधि के तहत यह तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। तो ऐसा पूछ सकता है आपसे कि पेरिस की संधि के तहत कौन सा आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था? तो आपका वो तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध होगा, ठीक है। और पेरिस की संधि आपका 1763 में होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा है। तो पेरिस की संधि आपकी तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये थे एंग्लो कर्नाटक युद्ध के बारे में, आंग्ल कर्नाटक युद्ध के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स जैसे आएंगे तो भारतीय रियासतों का विलय भी होगा। तो हम लोग देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया, फिर सिख राज का विलय होगा, तो सिख युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध भी आएगा आपका, और भी कई रियासतों का विलय हुआ था। तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियोज़ में इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।